हेलो एवरीवन। आज के वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन से। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं उनको किस प्रकार से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा एज अ मेंबर, और उनकी जो सीट है वो किस प्रकार से वेकेट होगी, इस सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट आर्टिकल है हमारा 101। इसमें कहा जा रहा है नो पर्सन शैल बी मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड provision shall be made by the Parliament by law for the vacation by the person who is chosen as a member of both houses of Parliament, his seat in one house or other। So इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति both houses के लिए एज अ मेंबर अपॉइंट नहीं होगा, उसे दोनों हाउसेस में अपनी सीट नहीं मिलेगी। यदि एक व्यक्ति को दोनों हाउसेस में सीट मिल जाती है, सो अगर पार्लियामेंट ने उस केस में कोई लॉ बनाया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग वो वेकेट हो जाएगी एक हाउस में। इसी हिसाब से सेकंड क्लॉज में कहा जा रहा है कि नो पर्सन शैल बी मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड हाउस ऑफ लेजिस्लेचर। सो इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति पार्लियामेंट के लिए और लेजिस्लेचर के लिए, दोनों के लिए एक साथ सिलेक्ट नहीं हो सकता है कि वो दोनों में मेंबर रहे। और यदि एक व्यक्ति को एज अ मेंबर चूज किया जाता है फॉर द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड फॉर द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, तो यहाँ पर अगर कोई स्पेसिफाइड पीरियड है तो उस स्पेसिफाइड पीरियड में अगर कोई रूल के द्वारा बनाया गया है, प्रेसिडेंट ऐसा कोई रूल बना के बता देगा कि ये सर्टेन पीरियड है जिसमें आपको डिसाइड करना है। और अगर वो प्रीवियसली रिजाइन कर दे किसी एक सीट से, जैसे कि अपनी सीट से लेजिस्लेचर में किसी भी स्टेट के, तो वहाँ पर उसकी जो सीट है पार्लियामेंट में वो सिक्योर रहेगी। यदि वो रिजाइन नहीं करता है, ठीक है, तो जो उसकी सीट पार्लियामेंट में थी वो वेकेट हो जाएगी। इसके बाद आता है क्लॉज 3। इसमें कहा जा रहा है इफ अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, जो एक कोई मेंबर है वो आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में सब्जेक्ट टू डिस्क्वालीफाई हो जाता है, सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है, मतलब किसी भी वजह से एज अ मेंबर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है अंडर आर्टिकल 102 का क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 के अंदर में, या फिर वो रिजाइन कर देता है अंडर राइटिंग एड्रेस करते हुए चेयरमैन को या फिर स्पीकर को, और जो रेजिग्नेशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है बाय द चेयरमैन एंड द स्पीकर, तो जो उसकी सीट होती है वो वहां पर वेकेट हो जाती है। इसके बाद आता है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो में कहा जा रहा है जब हम रेजिग्नेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सब क्लॉज बी में बताया जा रहा है, जिसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है या अदरवाइज पता चला है इंक्वायरी करने के बाद, तो अगर चेयरमैन और स्पीकर इनको लगता है कि जो पर्टिकुलर रेजिग्नेशन है ये वॉलेंटरी नहीं है, ये जेन्युइन नहीं है, तो अगर वो चाहें तो उसको एक्सेप्ट ना भी करें। ठीक है, कंपलसरी नहीं है कि उनको एक्सेप्ट करना ही है। अगर उनको लगता है कि ये वॉलेंटरी नहीं है, जेन्युइन नहीं है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ क्लॉज। इसमें कहा जा रहा है कि विदाउट परमिशन कोई भी ऐसा मेंबर है जो कि किसी भी एक हाउस से, ठीक है, किसी भी हाउस से 60 डेज के लिए अब्सेंट है, जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं वो नहीं आ रहा है, वो अब्सेंट है, तो जो हाउस है जिसमें उसकी सीट है, हाउस डिक्लेयर कर सकता है कि उसकी सीट अब वेकेंट हो चुकी है। इसके बाद आता है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो में कहा जा रहा है ये जो पर्टिकुलर 60 डेज का पीरियड है, इसको हम कंप्यूट करने के लिए, इसको हम गिनने के लिए वो पीरियड को अकाउंट में नहीं लेंगे जब हाउस प्रोरोग था या फिर एडजर्न था। ठीक है, मोर देन 4 कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए। ठीक है, ये याद रखना है, 4 कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 102, जिसमें हम बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप के बारे में। सो इसके क्लॉज 1 में कहा जा रहा है एक व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एज अ मेंबर और चूज करने के लिए एज अ मेंबर किसका, दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउस के पार्लियामेंट का। अब ये कब होगा, तो ये सारी चीजें नीचे दी हुई हैं। ठीक है, सो यहाँ पर कहा जा रहा है ए में कि जब एक व्यक्ति ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है।
तो उन एक्सेप्शंस को पार्लियामेंट ने बाय लॉ बना करके डिस्क्वालीफाई कर दिया है कि भाई अगर ऐसा ऑफिस कोई होल्ड किया जा रहा है तो वहां पर आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे एज अ मेंबर। इसके बाद आता है बी। इसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड हो जाता है और उसको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया जाता है बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एज अ मेंबर। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अनसाउंड माइंड हो रहा है दैट इज वन थिंग, बट इसको डिक्लेयर किया जाना है बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, ये ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ठीक है। इसके बाद आता है सी। इसमें कहा जा रहा है कि अगर वो इंसॉल्वेंट अनडिस्चार्ज रहता है, मतलब उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया लेकिन वो कभी भी डिस्चार्ज नहीं हुआ इस चीज़ से, तो वो व्यक्ति भी एज अ मेंबर वहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट। इसमें कहा जा रहा है जो भी मेंबर है या जो भी मेंबर इलेक्ट किया जाना है वो इंडिया का सिटीजन नहीं है या फिर वॉलंटरी उसने एक्वायर कर दी है किसी भी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप या फिर एक्नॉलेज कर ली है किसी भी अलायंसेस अंडर द फॉरेन स्टेट, तो इस केस में भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है एज अ मेंबर। इसके बाद आता है ई। ई इफ ही इज सो डिस्क्वालीफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बनाया है और उसके अकॉर्डिंग वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो तब भी वो डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में स्पेसिफिकली कहा जा रहा है जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर यहाँ पर इन द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट काउंट नहीं किया गया है, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज अ पर्सन शैल नॉट बी नेम्ड टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यदि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में या फिर गवर्नमेंट ऑफ किसी भी स्टेट के अंडर में मिनिस्टर है तो वो नहीं समझा जाएगा कि उसने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया हुआ है। इसके बाद आता है हमारा सेकंड क्लॉज जिसमें कहा जा रहा है एक व्यक्ति को तब भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा यदि उसको अंडर 10th शेड्यूल डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर कर दिया गया है तो भी यहाँ पर वो एज अ मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा 103 जिसमें बात की जा रही है डिसीजन ऑन क्वेश्चंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। सो ये क्या है एक्चुअली, अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि जैसे कोई भी मेंबर है किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का जिसके बारे में डिस्क्वालिफिकेशन का कोई मैटर चल रहा है और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस उठ रहे हैं जो कि आर्टिकल 102 के क्लॉज 1 में डील किए जा रहे हैं, उन मैटर्स में अगर कोई क्वेश्चन उठ रहा है तो उन क्वेश्चंस को यहाँ पर प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा और प्रेसिडेंट उन पर फाइनल डिसीजन लेगा। तो फाइनल अथॉरिटी कौन है? प्रेसिडेंट। अब सेकंड में कहा जाता है कि जब प्रेसिडेंट ऐसा कोई डिसीजन लेगा तो वो ओपिनियन मांगेगा इलेक्शन कमीशन की, ठीक है। और जो भी इलेक्शन कमीशन अपनी ओपिनियन देगा उसी के अकॉर्डिंग, इसमें शैल का यूज हुआ है दैट मीन्स मैंडेटरी है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी डिसीजन देगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आर्टिकल 104 जिसमें बात की जा रही है पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ और अफर्मेशन अंडर आर्टिकल 99 और व्हेन नॉट क्वालिफाइड एंड व्हेन डिसक्वालिफाइड। तो इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति बैठता है या फिर वोट करता है अंडर द एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट एज अ मेंबर। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आया एज अ मेंबर पार्लियामेंट में गया, वो वहां पर बैठता है और वोट भी कर देता है, लेकिन किसी भी वजह से वो वहां पर क्वालिफाइड नहीं था उसे करने के लिए, डिस्क्वालिफाइड हो गया था एज अ मेंबरशिप, या फिर वो प्रोहिबिटेड था ऐसी सब कोई चीज करने के लिए, ऐसा कोई वोट देने के लिए। तो इसमें कहा जा रहा है कि जितने भी दिन वो वहां पर बैठेगा वोट करेगा, ठीक है, तो ईच डे के हिसाब से वहां पर उस पर पेनल्टी लगेगी फॉर द 500 रुपीज, ठीक है। कितना? 500 रुपीज रिकवर किए जाएंगे जैसे कि डेट हो उसके ऊपर यूनियन का, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको डील किया जाएगा, एज अ डेट इसको रिकवर किया जाएगा। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आर्टिकल 105 powers, privileges, immunities of the parliament and its member।
सो इसमें बात की जा रही है पावर्स, प्रिविलेजेस etc ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स एंड कमिटीज। सो इसमें कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दी जा रही है कि जो पार्लियामेंट है उसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगी, लेकिन सब्जेक्ट टू होगी फॉर द प्रोविजंस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, और ऐसे रूल्स और ऐसे स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो कि पार्लियामेंट का जो प्रोसीजर है उसको रेगुलेट कर रहे हैं। तो किस किस के अंदर में? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस, ठीक है, रूल्स और स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो रेगुलेट कर रहे हैं पार्लियामेंट को। आगे इसमें कहा जा रहा है सेकंड क्लॉज में कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो लायबल नहीं होंगे किसी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग के लिए जो भी उन्होंने कुछ भी पार्लियामेंट में कहा या फिर कोई वोट दिया है उसके खिलाफ, या फिर किसी कमेटी में ऐसा कोई वोट दिया है या फिर ऐसा कुछ कहा है उसके लिए। और कोई भी मेंबर इस चीज़ के लिए भी लायबल नहीं होगा अगर पार्लियामेंट के अथॉरिटी के अंडर में कोई भी ऐसा पब्लिकेशन होता है, जैसे कि कोई रिपोर्ट हो गई, कोई पेपर हो गया, कोई वोट हो गया या फिर कोई प्रोसीडिंग हो गई। सो बेसिकली अगर हम कहें तो कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकती है कि आपने वहां पर क्या स्पीच दी, ठीक है, आपने क्या वोट दिया। कोर्ट में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं उठ सकता है। यहाँ पर बिल्कुल अब्सोल्यूट इम्यूनिटी दी गई है। इसके बाद आगे कहा जा रहा है थर्ड में कि इन रिस्पेक्ट ऑफ पावर्स, प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सो इसमें कहा जा रहा है कि जो मेंबर्स को ये सारी चीज़ें मिलेंगी एंड द कमिटीज ऑफ ईच हाउस ऑफ शैल बी सच एज द फ्रॉम टाइम टू टाइम बी डिफाइंड बाय द पार्लियामेंट। सो पावर्स क्या होंगी, प्रिविलेजेस क्या होंगी, इम्यूनिटीज क्या होंगी, ये जो पार्लियामेंट है बाय लॉ टाइम टू टाइम बता देगा वहां पर। और जब तक डिफाइन नहीं किया जाता है तब तक सेम वही रहेगा जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में 1978 के टाइम पर था। इसके बाद आता है फोर्थ, ये जो प्रिविलेजेस हैं क्लॉज 1, क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 के, ये उन पर्सन्स के रिगार्डिंग भी अप्लाई होंगे जिनको इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से राइट टू स्पीक मिला है या फिर अदरवाइज पार्ट लेने का, एक सेकेंड, अदरवाइज पार्ट लेने का इनको मौका मिला है किसी भी ऐसी प्रोसीडिंग में जो हाउस में या ऐसे किसी हाउस में जो कि पार्लियामेंट का हाउस है या फिर कमिटी में चल रही है। ये जो प्रिविलेजेस या फिर प्रोविजंस हैं जो क्लॉज 1, 2, 3 के हैं वो अप्लाई होंगे इन द रिलेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट में। इसके बाद बात होती है आर्टिकल 106 की। इसमें कहा जा रहा है कि जो सैलरीज होंगे और अलाउंसेस होंगे मेंबर्स के वो क्या होंगे। सो बेसिकली इसमें कहा जा रहा है जो मेंबर्स हैं आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जैसे कि लोकसभा के एमपीज हो गए और राज्यसभा के एमपीज हो गए, वो एंटाइटल्ड होंगे ऐसी सैलरी को रिसीव करने के लिए, अलाउंसेस को रिसीव करने के लिए जिनको कि पार्लियामेंट के द्वारा बाय लॉ डिटरमाइन किया जाए। और जो अलाउंसेस होंगे वो ऐसी रेट पर होंगे और ऐसी कंडीशंस पर होंगे जो कि कमेंसमेंट से आने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट में आने से पहले डिसाइड हुए हो। सो यहाँ पर हम अगर कहें तो देखिए जो पार्लियामेंट है उसके पास एक्सक्लूसिव पावर है फिक्स करने की, इंक्रीज करने की, मॉडिफाई करने की सैलरीज को, अलाउंसेस को। और यदि पार्लियामेंट ने बाय एनी लॉ ऐसा कुछ प्रोविजन बना दिए हैं जिसमें उन्होंने डिटरमाइन कर दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग रहेगा और एमपीज को ऐसे पे किया जाएगा सेम एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होती है इंडिया के डोमेन में उसके अकॉर्डिंग। सो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज़ बताइएगा कमेंट में, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर भी कर सकते हैं। एंड डू लेट मी नो कि कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए।